Hello everyone, hope you all are doing good. So today I'm here with the CTET paper 1 and paper 2 maths pedagogy और थोड़े बहुत मैं आज सम्स भी लेके आई हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि सम्स कैसे आते हैं। और ये सम मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिपीटेड है, इसलिए मैंने आज इसको इंक्लूड कर लिया वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पेडागोजी का है कि NCF 2005 considers that mathematics involves certain way of thinking and reasoning। NCF 2005 के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला कि जो मैथमेटिक्स है उसमें कुछ अलग वे होता है थिंक करने का और रीजनिंग करने का। पिक आउट वन विच इज़ नॉट द प्रिंसिपल। इनमें से निकालो कौन सा प्रिंसिपल नहीं है जिसमें लॉजिकल थिंकिंग नहीं लग रही, कोई ऐसी चीज़ बताओ। पहला, द वे अबाउट मटीरियल रिप्रेजेंटेड इन टेक्स्ट बुक्स इज रिटन। ये तो लॉजिकल थिंकिंग हुई ना कि कैसे आप उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हो एज अ टीचर, तो इसमें लॉजिकल थिंकिंग लगी और रीजनिंग भी थी, राइट। ये दो चीज़ें होनी चाहिए और जो ना हुई वो नॉट द प्रिंसिपल है। फिर सेकेंड, एक्टिविटीज़ एंड एक्सरसाइज चोजन फॉर द क्लास। आप क्लास के लिए एक्टिविटीज़ चूज़ करके लेके जा रहे हो, मतलब आपने इतना थिंक किया तभी जाके आपको एक्टिविटी माइंड में आई। थर्ड, द मैथड बाय विच इट इज़ टॉट। मैथड भी आपने ही चूज़ की है थिंक करके। फोर्थ, गिविंग स्टूडेंट सम फॉर्मूलाज टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये प्रिंसिपल नहीं हो सकता क्योंकि आप सीधा बच्चों को क्वेश्चन दे रहे हो कि भाई ये फॉर्मूला है, इसको तो सॉल्व कर क्वेश्चन को। ये आपका कोई मतलब थिंकिंग तो नहीं लगी, कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं लगी ना, आपने कोई रीज़न आउट किया, सिंपल फॉर्मूला दे दिया उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ये गलत बात है, तो इट्स नॉट अ प्रिंसिपल। नाउ कम्स विद द सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन फेस्ड विद वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स आप सबको पता है प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं आपके छोटे छोटे। राजन आस्क्ड, शुड आई ऐड और सब्ट्रैक्ट, शुड आई मल्टीप्लाई और डिवाइड। मतलब वो सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स थी जो मल्टीप्लिकेशन एडिशन वाली थी। तो राजन कंफ्यूज रहा और खुद से पूछ रहा है कि क्या मैं इसको ऐड करूं, क्या मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं। मतलब वो खुद ही कंफ्यूज है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कुछ। पहला, राजन सीक्स अपॉर्चुनिटी टू डिस्टर्ब द क्लास। इससे वो क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। नहीं, जब उसको समझ ही नहीं आ रहा तो वो क्या करेगा बेचारा। राजन हैज़ प्रॉब्लम इन कॉम्प्रीहेंडिंग लैंग्वेज। ये हो सकता है कि उसको क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ आ रही जिस वजह से उसको इशू हो रहा है। देन थर्ड, राजन लैक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर ऑपरेशंस। नो, अंडरस्टैंडिंग उसको है, बस उसको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, तभी तो वो बोल रहा है कि मैं क्या करूं। क्वेश्चन उसको पता है बट वो कंफ्यूज है, वो करूं तो करूं क्या। राजन कैनॉट ऐड और मल्टीप्लाई। नो, अगर नहीं कर सकता तो वो सोचता ही क्यों कि मैं ऐड करूं या मल्टीप्लाई करूं। तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि उसको कॉम्प्रीहेंडिंग लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है। थर्ड क्वेश्चन, इफ़ अ लर्नर इज एबल टू परफॉर्म द 4 बेसिक ऑपरेशंस, राइट। 4 ऑपरेशंस आप सबको पता, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन द होल नंबर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल नंबर्स। तो लर्नर किस फेज में है, तो सिंपल सी बात है, अगर ऑपरेशन से काम करना है तो वो अपने ऑपरेटिंग फेज में है, तो बाकी सारे तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे। सीधे क्वेश्चन में आंसर है कि वो अपने ऑपरेटिंग फेज में है। नाउ कम्स विद द फोर्थ क्वेश्चन, इफ़ अ लर्नर इज हैविंग प्रॉब्लम विद नंबर्स। अगर किसी लर्नर को नंबर्स के साथ प्रॉब्लम है, उसको नंबर समझ नहीं आ रहे, तो हमने इम्पेयरमेंट्स वाला किया था। इम्पेयरमेंट्स में हमने बहुत सारी इम्पेयरमेंट्स की थी। विजुअल इम्पेयरमेंट जिसको दिखता नहीं है, डिसग्राफिया होता है जिसको राइटिंग इशू होता है, डिसलेक्सिया होता है जिसको रीडिंग इशू होता है, डिसकैलकुलिया होता है जिसको मैथ्स में प्रॉब्लम होता है। तो नंबर की बात आई है तो डिसकैलकुलिया इसका सही आंसर है। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है। फिर आता है फिफ्थ क्वेश्चन, एक डिबेट हुई है क्लास में। कौन सी क्लास है, फिफ्थ क्लास है। किस चीज़ को लेकर डिबेट है कि 0 सबसे ज़्यादा पावरफुल नंबर है। तो ये एक्टिविटी इनकरेज कर रही है बच्चों को, किस चीज़ के लिए इनकरेज कर रही है बच्चों को, राइट द नंबर्स कंटेनिंग 0। ये मतलब इस एक्टिविटी से बच्चे मतलब इनकरेज हो रहे हैं कि हमें 0 वाले सारे नंबर्स लिखने चाहिए। नो, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। नो, डिबेट की बात हुई है। कोलैबोरेशन विद फ्रेंड्स, ये भी ऑप्शन ठीक है। एनालाइज एंड कम्युनिकेट, ये भी ठीक है। बट दोनों में से प्रॉपर अच्छा कौन सा है कि कम्युनिकेशन करना, ये अच्छी बात है, तो थर्ड वाला भी नहीं होगा। फोर्थ वाला बिल्कुल करेक्ट है, एनालाइज करना उस प्रॉब्लम को और कम्युनिकेट करना बच्चों से, ये डिबेट का हिस्सा है जिससे आपको पता लगेगा। फिर आता है कुछ सम्स हम करते हैं। डिफरेंस बिटवीन, तो डिफरेंस बिटवीन पूछा गया है तो सीधी सी बात है, पहले तो माइनस करना है, राइट। प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड फेस वैल्यू ऑफ 4। पहले तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आप सबको पता होनी चाहिए, किसकी पूछी है पहले तो ये बता देती हूँ। 5 6 4 3 1 की प्लेस वैल्यू होती है कि वो चीज़ अपनी जगह पर ही पड़ी है, बस आपने आगे जीरोज ऐड करने हैं। 6 अपनी जगह पर ही पड़ा है, राइट।
6 के पीछे कितने नंबर है, 3 नंबर्स हैं, तो क्या लग जाएगा 6000 बन जाएगा। फिर उसके बाद फेस वैल्यू क्या होती है कि सिंपल एक नंबर जो है जहाँ पर है वहीं रहेगा, इसमें कोई ज़ीरो एडअप नहीं होगी, तो एज इट इज़ 4 आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकाल देना है, और जो दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो आपका आंसर होगा। आई होप ये समझ आ गया आपको, सिंपल सी चीज़ थी, फिर भी मैं एक बार करवा देती हूँ। फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू पूछिए 6 ये रहा अपनी प्लेस पे, और पीछे कितने अक्षर है उसके 3, 1 2 3। और फेस वैल्यू क्या होती है, जो एज इट इज़ होती है, जो सिंगल डिजिट पूछी गई है, राइट, एज इट इज़। बस जो इसका आंसर आ गया वो आपका सही आंसर है। तो वैसे मैं आपको सही आंसर बता देती हूँ, 5996 सही आंसर है। बाकी आप सॉल्व करके अगर आपको कोई भी इशू लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, राइट। नाउ कम्स अप विद द 7th क्वेश्चन। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सम ऑफ रिमाइंडर, सम की बात की है तो एडिशन होगा। रिमाइंडर्स ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग दिस बाय 11 एंड दिस बाय 11 13, मतलब दोनों को डिवाइड करना है। इस मतलब 1 2 1 1 2 को डिवाइड कर देना 11 से, और 1 3 2 2 3 को डिवाइड कर देना 13 से। दोनों का जो रिमाइंडर आएगा, दोनों को ऐड कर देना, राइट। रिमाइंडर आप सबको पता है ना, जो एंड में बचता है हमारे पास उसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो जो एंड में आएगा दोनों को ऐड कर देना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे, और अगर मुझे लगा कि गलत है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, बट उससे पहले आप ये खुद सॉल्व करो। दोनों का रिमाइंडर निकालो, दोनों के रिमाइंडर को ऐड कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा, सीधी सी बात है। फिर 10,000 10,100 प्लस 10 10, 10,000 कैसे लिखते हैं हम, पहले तो प्लस करना है, बस ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लस करना है। 10,000 1 2 3 हो गया। फिर आता है 10,100, मतलब 10 तो लिख दिया, 100 कितने होते हैं, 2 ज़ीरोस, सिंपल एज दैट। फिर आता है 10 टेंस, 10 और टेंस में कितनी ज़ीरो लगती है, 1 ज़ीरो, जो सिंपल इसका आंसर है। ये ऐड करने को ही बोला ना उन्होंने, और तो कुछ नहीं पूछा, सिंपल सा आंसर आपका 1 1 1 0 0 आपका आंसर आ गया। इसमें तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आएगा नेक्स्ट। रेनू वॉन्ट्स टू ले द टाइल्स ऑन द फ्लोर ऑन हर हाउस विच इज़ 9 मीटर लॉन्ग। ये टाइल है जो रेनू अपने घर में लगाना चाहती है, जो 9 मीटर लॉन्ग है और 7 मीटर वाइड है, राइट, इतनी सी चीज़ है। तो विच वन शुड शी बाय सो दैट फ्लोर इज टाइल्ड विदाउट कटिंग एनी टाइल। तो वो कौन सी टाइल ले ताकि बिना कटे उसको लगा ले। तो पहले बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आंसर्स आपके सारे किस में है, सेंटीमीटर्स में है। तो अगर आंसर सेंटीमीटर में है तो आपको पहले मीटर्स को सेंटीमीटर में बनाना पड़ेगा, राइट। बहुत सिंपल सी चीज़ है। 9 मीटर का सेंटीमीटर करोगे कितना आ जाएगा, 90 सेंटीमीटर, और 7 मीटर का सेंटीमीटर करोगे तो कितना आ जाएगा, 70। सिंपल हो गए सेंटीमीटर्स। अब उन्होंने बोला कि टाइल लगानी है, तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आप खुद देखो, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देती हूँ। जैसे कि आपने एक टाइल लगानी है, तो कुछ उसका पीस जो आपने लगा दिया बट अब बचा हुआ है तो वो बाहर निकलेगा, तो आप क्या करोगे, उस टाइल के पीस को कट कर दोगे, राइट। वो हाफ पीस कट हो गया, राइट। तो मतलब इन चीज़ों को भी तुम हाफ करोगे। 90 का हाफ करो, कितना आया, 90 का हाफ करे से आपके पास 45 आया, और 70 का हाफ करे से 35 आया। तो सीधा सा आंसर है 35 एंड 45। इसमें तो ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। मतलब हमारे पास था 90 और हमारे पास था 70, और हमने क्या किया, टाइल्स जब लगाई तो उसका आधा हिस्सा बाहर था, जिस वजह से उसको कट कर दिया। अब जब ये हिस्सा कट कर दिया तो मतलब इसको हाफ़ कर दिया। 90 का हाफ़ करोगे कितना होगा, 45। 70 का हाफ़ करोगे कितना होगा आपके पास, 35। तो इतने सेंटीमीटर्स हमारे पास है, 35 इंटू 45 सेंटीमीटर। सिंपल आपका आंसर आ गया। नाउ कम्स अप विद द 10th एंड द लास्ट क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 6 आवर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिनट्स इन, मतलब 6 घंटे आपके पास हैं। उन्होंने पूछा कि किस चीज़ के बराबर है, दिन में बताना है, आपने डेज निकालने हैं क्योंकि आंसर्स आपके पास डेज में है। तो 6 घंटे की बात हुई है, टोटल घंटे कितने होते हैं, 24 घंटे, और 6 घंटे की बात हुई है तो उसमें 60 सेकेंड्स होंगे, राइट। मतलब आपको सारा ऐसे करके बता देती हूँ। ये आपके पास कितने हैं, 6 घंटे हैं, 60 मिनट है, और आपके पास 60 ही सेकंड होते हैं।
निकालना क्या है, दिन में निकालना है। डेज़ में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। सेकंड्स कितने होते हैं, 60 सेकंड्स। तो इन सब को कट करके आप ये डी निकालोगे और आपका ये आंसर आ जाएगा। और ये आंसर आप खुद सॉल्व करोगे और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, तो इसका आंसर आपको मैं सही भी बता दूंगी अगर आपका गलत होगा। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो।